नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग और चीन ताइवान में तनाव जैसे मौजूदा वैश्विक हालात के बीच शुक्रवार को उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में जब शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक होगी, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसले प्रमुखता से चर्चा के केंद्र में रहेंगे। बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली से समरकंद पहुंच गए हैं। वहीं रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि वो एससीओ शिखर सम्मेलन में सामयिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, एससीओ के विस्तार और सहयोग को और मजबूत करने पर विचारों के आदान प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि उज्बेकिस्तान की अध्यक्षता में व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए कई निर्णय लिए जाने की भी संभावना है। सम्मेलन के लिए समरकंद शहर पूरी तरह से तैयार है। शहर की सड़कें एससीओ देशों के झंडों से पटी पड़ी हैं और राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत की तैयारियां भी पूरी हैं। कई राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही समरकंद पहुंच चुके हैं। शिखर सम्मेलन में सामयिक, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही संगठन के विस्तार, क्षेत्र में सुरक्षा, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर बात होने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री की कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी संभावना है। सम्मेलन में एससीओ सदस्य देशों, पर्यवेक्षक देशों के नेता, एससीओ के महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी RATS के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि भाग लेंगे। भारत सम्मेलन में लगातार आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय में खासा उत्साह है। ताशकंद में भारतीय समुदाय के लोगों के एक संगठन इंडिया क्लब ताशकंद ने उज्बेकिस्तान में भारतीय राजदूत के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक उपहार भेजा है। 2017 में भारत के संगठन के पूर्ण सदस्य बनने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी हर साल एससीओ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। 2020 और 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल फॉर्मेट में हिस्सा लिया। केंद्र और असम सरकार के प्रयासों की बदौलत पूर्वोत्तर में शांति बहाली को और बल मिला है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में गृह मंत्रालय ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की मौजूदगी में असम के 8 आदिवासी समूहों के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। समझौते के साथ 8 आदिवासी समूहों के 1182 जवान मुख्यधारा में लौटे हैं। वहीं 8 आदिवासी समूहों में बिरसा कमांडो फोर्स, आदिवासी पीपल्स आर्मी, ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ असम शामिल हैं। इसके साथ ही शेष 3 संगठन BCF, ANLA, ACMA के अलग अलग समूह शामिल हैं। संबंधित पक्षों ने कहा है कि आज हुए समझौते के बाद असम में शांति और सद्भाव के एक नए युग की शुरुआत होगी। अमित शाह ने कहा है कि असम और पूरे उत्तर पूर्व के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद नॉर्थ ईस्ट को शांत और समृद्ध बनाने का काम पूरा हुआ है। अमित शाह ने कहा कि विकास को गति देकर नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाल करना है। उन्होंने कहा है कि आरासू से युवकों ने हथियार डालकर अपने आप को मुख्यधारा से जोड़ा है। सरकार हर विवाद को 2024 तक खत्म करना चाहती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का मानना है कि समझौते से आदिवासी जनजाति के लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा और साथ ही राजनीतिक अधिकार भी मिलेगा। बीजेपी ने दिल्ली सरकार के कथित आबकारी घोटाले से जुड़ा एक और नया स्टिंग जारी करते हुए दावा किया है कि यह वीडियो में दिख रहा व्यक्ति घोटाले में आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा है। बीजेपी पार्टी का कहना है कि यह स्टिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसके सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की कलाई खुल गई है। बीजेपी का दावा है कि इसमें घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने बताया है कि किस किस से कितना पैसा लिया गया है, किस प्रकार से घोटाले हुए, कमीशन सरकार ने तय किया। बीजेपी का दावा है कि शराब घोटाले के पैसे को गोवा और पंजाब के चुनावों में उपयोग किया गया है। बीजेपी के मुताबिक स्टिंग में अरोड़ा कह रहा है कि 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई थी ताकि छोटा मोटा प्लेयर आने न पाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आम आदमी पार्टी सरकार पर आंकड़ भ्रष्टाचार में डूबने का आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। आम आदमी पार्टी आरोपों को खारिज कर रही है। वहीं गौरतलब है कि बीजेपी लंबे समय से केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति में घोटाले का आरोप लगा रही है। बाद में विरोध के बाद केजरीवाल ने नीति वापस ले ली।
भाजपा ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर करारा हमला किया है। वहीं बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लहूलुहान कर रही है। भाजपा ने कहा कि महिला सांसदों पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन उन्हें समझना पड़ेगा कि देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। जो जनता सोनार बंगला देखना चाहती थी वो लाचार बंगला देख रही है। देश में वित्तीय स्थिरता पर निगरानी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की अहम बैठक की। साल 2023 में G20 की अध्यक्षता को लेकर भारत की प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा हुई। जम्मू और कश्मीर के राजौरी में गुरुवार को उस वक्त दर्दनाक हादसा हुआ जब एक बस अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। जिले के भीमबेर गली के पास सुबह कई यात्रियों को लेकर जा रही एक बस के गहरी खाई में गिरने से 5 लोगों के मरने की खबर है। हादसे पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुख जताया है। उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर से जारी बयान में मनोज सिन्हा ने कहा है कि ईश्वर घायलों को जल्द से जल्द ठीक करे। जिला प्रशासन हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरित और स्वस्थ परिवहन के लिए सतत और अभिनव वित्त पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इनसाइट 2022 को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से निजी परिवहन की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि इससे एक तो प्रदूषण कम होगा और दूसरा ईंधन की बचत होगी। 62वें राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय पाठ्यक्रम के संकाय और पाठ्यक्रम सदस्यों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। 62वें NDC पाठ्यक्रम में सशस्त्र बलों के 62, सिविल सेवाओं से 20, मित्र देशों से 35 और कॉर्पोरेट क्षेत्र से एक प्रतिभागी शामिल हैं। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय पाठ्यक्रम के संकाय और पाठ्यक्रम सदस्यों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक राष्ट्र के रूप में आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में कदम उठा रहा है। वहीं इस विजन को साकार करने के लिए विभिन्न नीतिगत कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में जारी विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आज समापन हो गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत डेयरी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक होने के नाते आगामी वर्षों में वैश्विक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का डैशबोर्ड लॉन्च किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि डैशबोर्ड से देश की आम जनता को मंत्रालय के अलग अलग राज्यों में होने वाले कार्यों की जानकारी मिलेगी। नामीबिया से चीतों को भारत लाने के लिए एक विशेष उड़ान की व्यवस्था की गई है। उनके यहां लाने के लिए बोइंग 747 से सभी इकोनॉमी सीटों को हटा दिया गया है। गौरतलब है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामीबिया से लाए जा रहे चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि सभी इंजीनियरों को इंजीनियर्स डे की बधाई। हमारा देश धन्य है कि हमारे पास कुशल और प्रतिभाशाली इंजीनियर हैं जो राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। हमारी सरकार नए इंजीनियरिंग कॉलेजों के निर्माण सहित इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इंजीनियर्स डे के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया को उनकी जयंती पर याद किया। इस विषय पर प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम का एक वीडियो भी साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको को बधाई दी है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुने जाने पर श्री जाओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको को बधाई। मैं हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित मलेशिया के पहले व्यक्ति तुन डॉक्टर एस सैमी वेल्लू के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मलेशिया के पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित मलेशिया के पहले व्यक्ति तुन डॉक्टर एस सैमी वेल्लू के निधन से दुखी हूं। उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन या सिफारिशें इस साल 1 मई से प्राप्त की जा रही हैं। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त किया जा रहा है। इस संबंध में विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट mha.gov.in पर और पद्म पुरस्कार पोर्टल padmaawards.gov.in पर पुरस्कार और पदक शीर्षक के तहत भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लुक ईस्ट पॉलिसी की जीवंत उदाहरण है बोगीबिल पुल।
वहीं इस पुल की वजह से असम में अरुणाचल प्रदेश के बीच की यात्रा का समय 4 घंटे कम हो गया है, जबकि दिल्ली से डिब्रूगढ़ के बीच ट्रेन यात्रा में 3 घंटे की कटौती हुई है। बोगीबील पुल के निर्माण से स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। देश की राजधानी दिल्ली में डीडी न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट पर सरेआम हमला किया गया। दिल्ली सरकार के स्कूलों की कुव्यवस्था की शिकायत पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराने टीम गई थी। वहीं स्कूल में दाखिल होते ही हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को शिक्षकों के विरोध का सामना करना पड़ा। दिल्ली सरकार के स्कूल प्रबंधन पर सवालिया निशान लग गया है। देश की राजधानी में पत्रकारों पर हुए इस हमले को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वहीं गांव के बाहर पेड़ से 2 दलित बहनों की लटकती हुई लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नामजद छोटू सहित 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों की पहचान छोटू, सुहेल, जुनैद, हफीजुल्लाह, करीमुद्दीन, आरिफ के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक अभियुक्त जुनैद को झंडी चौकी क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने पॉक्सो और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में रेप और मर्डर का केस दर्ज किया है। घटना निघासन थाना क्षेत्र के तमोलीन गांव की है। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया है कि त्वरित गति से जांच करते हुए इस मामले के सभी पहलुओं को देखा गया है और पुलिस ने इस मामले में 24 घंटों के भीतर सभी 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक अभियुक्त पुलिस कार्रवाई में घायल भी हुआ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि अपराधियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने साथ ही कहा है कि इस मामले में विपक्ष से राजनीति न करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने लखीमपुर की घटना को बहुत ही दुखद बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि सरकार इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाएगी। देश में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 215 करोड़ से अधिक हो गया है। वहीं 12 से 14 आयु वर्ग के लिए अब तक 4.07 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड-19 की टीके की पहली खुराक लगाई गई। देश में सक्रिय मामले 46,389 हैं। वहीं सक्रिय मामले कुल पॉजिटिव मामलों के 0.1% है। देश में स्वस्थ होने की दर 98.71% है। पिछले 24 घंटों में 5,748 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 4,39,41,840 हो गई है। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट ग्राम पंचायत विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना को स्मार्ट गांव ही साकार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर कुछ लोग बाराबंकी जा रहे थे। हादसे में 30 से 35 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में लंपी वायरस की स्थिति की समीक्षा की है। मध्य प्रदेश में लंपी स्किन वायरस के प्रभाव से अब तक 38 पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 2,742 पशु स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 1,49,504 टीके लगाए गए। आज दूरदर्शन स्थापना दिवस है। 15 सितंबर 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन को शुरू किया। उस दौरान दूरदर्शन सप्ताह में 2 बार सामाजिक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करता था। गुजरते वक्त के साथ इस प्रयोग में 1965 में एक सेवा का रूप ले लिया। ऐतिहासिक आगाज के बाद दूरदर्शन के हौसलों में जैसे पंख लग गए। कृषि प्रधान देश होने के नाते और लोगों की निर्भरता कृषि पर होने की वजह से किसानों से संबंधित कार्यक्रम कृषि दर्शन का 26 जनवरी 1967 का प्रसारण आरंभ हुआ। आज दूरदर्शन लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है। इसके साथ ही डीडी कार्यक्रम भी कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। दूरदर्शन सनसनीखेज नहीं बल्कि विश्वसनीय समाचार देता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दूरदर्शन के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दूरदर्शन का स्थापना दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है। दशकों से दूरदर्शन ने भारत की बदलती हुई अनवरत यात्रा को अभिव्यक्त किया है। वहीं दूरदर्शन का अभिलेखागार हमारे समृद्ध इतिहास का खजाना है। दूरदर्शन के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की अपीलों को खारिज कर दिया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अगले 5 साल तक नए फार्मेसी कॉलेज शुरू करने पर प्रतिबंध के काउंसिल के निर्देश पर रोक लगा दी थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि किसी वर्ग तक सरकारी नीतियों का लाभ पहुंचाने के लिए आर्थिक आधार पर नियम तय करने को प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध से संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियम के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को ड्रेस निर्धारित करने का अधिकार है, हिजाब अलग है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उच्च न्यायालय की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 65 और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 67 वर्ष करने के लिए संविधान में संशोधन की मांग का प्रस्ताव पास किया। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में अब दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ होगी। विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने ईडी को जैन से शुक्रवार को जेल के अंदर पूछताछ करने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी को 3 महीने से ज्यादा समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता। इस आदेश के साथ ही हाई कोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर के निलंबन पर रोक लगा दी। शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 412.96 अंक की गिरावट के साथ 59,934 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 131.30 अंक यानी 0.73% की गिरावट के साथ 17,872.45 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी आईटी में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। फार्मा और रियलिटी सेक्टर्स भी लाल निशान के साथ बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बृहस्पतिवार को रुपया 21 पैसे की गिरावट के साथ 79.73 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर कच्चे तेल की कीमत में तेजी आने लगी है। सप्लाई की चिंता और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका में रेलवे के पहिए थमने की आशंका से कच्चे तेल की कीमत में तेजी आ रही है। भारत के टॉप 75 ब्रांड्स की कुल वैल्यू 2020 से सालाना 35% की औसत ग्रोथ के साथ 2022 में 393 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। ब्रांड वैल्यू में बढ़त के नजरिए से इस साल सबसे ऊपर है। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को 7.8% के पिछले अनुमान से घटाकर 7% कर दिया। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने बड़ी संख्या में अपने स्टाफ को निकालने का फैसला किया है। वहीं पिछले 2 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब गोल्डमैन सैक्स ग्रुप छटनी करने जा रहा है। कंप्यूटर चिप और स्मार्टफोन की सबसे बड़ी विनिर्माता दक्षिण कोरिया की सैमसंग ने जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद करने और अपने पूरे वैश्विक परिचालनों में 2050 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने का लक्ष्य रखा है। दुनिया के लिए कोविड के खिलाफ जारी जंग के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले हफ्ते दुनिया भर में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या मार्च 2020 के मुकाबले कम रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने कहा है कि कोविड महामारी से जल्द निजात मिल सकती है वहीं लेकिन इसके लिए उच्च जोखिम वाले देशों को 100% टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा और संक्रमण की जांच में और तेजी लानी होगी। दुनिया भर में कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी है। विश्व भर में अब तक कोविड-19 के 61.15 करोड़ से अधिक मामले सामने आए। कोविड-19 से दुनिया भर में 65.23 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कोविड-19 को मात देकर 59.41 लाख लोग स्वस्थ भी हुए हैं। रूसी मिसाइलों ने क्रीबी रीह के बांध को निशाना बनाया। आसपास स्थित शहरों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। लगभग 6 लाख लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। डैम पर कथित रूसी हमले की राष्ट्रपति जेलेंस्की ने निंदा की है। राष्ट्रपति ने कहा है कि युद्ध के दौरान रूस दहशत फैलाने, आपातकालीन स्थिति पैदा करने, लोगों को बिजली, पानी और भोजन जैसी जरूरी सुविधाओं से वंचित कर रहा है। रूस ने कथित मिसाइल हमले पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कई यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमले करते हुए यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र में आगे बढ़ने का दावा जरूर किया। चीन के आर्थिक गढ़ समझे जाने वाले शंघाई में मुइफा तूफान अपने साथ तेज आंधी और बारिश का सिलसिला लाया। तूफान गुजरा तो जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिए काम शुरू हो गया। तूफान कमजोर पड़ने के बाद गुरुवार को सार्वजनिक परिवहन की सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया गया। स्वीडन के आम चुनाव में वामपंथी गठबंधन और दक्षिणपंथी दलों के बीच कांटे की टक्कर हुई। नतीजों ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री मेगदालेना एंडरसन के नेतृत्व वाली वामपंथी गठबंधन को सत्ता से बाहर होना होगा। स्वीडन में मॉडरेट पार्टी की नेता और दक्षिणपंथी दलों के गठबंधन के पीएम पद की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे हैं। उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा है कि वो सरकार गठन के लिए काम शुरू करेंगे। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही 3 मैच की T20 सीरीज का तीसरा और फाइनल मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा।
भारत के स्टार बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उथप्पा ने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। पाकिस्तान के पूर्व अंपायर असद रऊफ का 66 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वहीं असद ने अपने 13 साल के करियर में 49 टेस्ट, 98 वनडे और 23 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग की। आईसीसी की ताज़ा जारी टी20 रैंकिंग में विराट कोहली ने लगाई 14 स्थान की छलांग। एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने के चलते कोहली रैंकिंग में 15वें स्थान पर पहुंचे। टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग के शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय के रूप में सूर्य कुमार यादव चौथे पायदान पर बने हुए हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में भुवनेश्वर कुमार को एक पायदान का नुकसान उठाना पड़ा है और वो 7वें पायदान पर खिसक गए हैं। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक के 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रेप चेज के जरिए स्वीडन की जोना मालमग्रेन को 8-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। भारतीय युवा फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारत ने बुधवार को नेपाल को आपको बता दें कि आसानी से 4-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मुंबई सिटी एफसी ने डूरंड कप के फाइनल में जगह बना ली है। रोमांचक सेमीफाइनल में मुंबई ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को विपिन सिंह के गोल की मदद से 1-0 से हराकर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। चैंपियंस लीग में गत विजेता रियल मैड्रिड ने अपने जीत के सिलसिले को जारी रखा है। मुकाबले में रियल ने आरबी लाइप्जिग को 2-0 से शिकस्त दी। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस डांसर नोरा फतेही आज दिल्ली में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ऑफिस में पूछताछ उनसे हुई। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नई दिल्ली की इकोनॉमी ऑफेंस विंग ने खुलासा किया है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर की खास पिंकी ईरानी की बातों में अंतर पाया गया। फोटोशूट मामले में रणवीर सिंह ने बयान दर्ज कराया है। अपने बयान में रणवीर सिंह ने पुलिस के सामने दावा किया है कि जितने भी फोटोज हैं उनमें से एक फोटो को किसी ने मोर्फ किया है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर अपनी इमरजेंसी टीम के साथ एक वीडियो साझा किया। क्लिप में कंगना और फिल्म इमरजेंसी के क्रू मेंबर्स दिल्ली में सेट पर विक्की के मशहूर डायलॉग हाउ द जोश को चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र 150 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है और अब टारगेट 200 करोड़ का है। अनिल कपूर और वरुण धवन हाल ही में करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण 7 में नजर आए। वहीं जहां उन्होंने अपनी शादी और फिल्मों जैसे और भी मुद्दों पर चर्चा की। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान लंबे समय से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। एक बार प्लान फेल होने के बाद बिश्नोई गैंग ने अभिनेता का कत्ल करने का और एक प्लान बनाया था। इस बात का खुलासा पंजाब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। अमिताभ बच्चन के शो केबीसी 14 में इस बार हॉट सीट पर ऋषि राजपूत बैठे। ऋषि राजपूत अपनी तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल करके 50 लाख रुपए जीतने में कामयाब रहे। फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिष्ठित प्रोड्यूसर प्रकाश झा और एक्ट्रेस दीप्ति नवल की बेटी प्रोड्यूसर दिशा झा जल्द ही एक शॉर्ट फिल्म बनाने जा रही हैं। अमेरिका के जाने माने सिंगर और निर्माता रॉबर्ट सिल्वेस्टर केली को बच्चों के यौन शोषण में दोषी करार ठहराया गया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।